चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की जो हमारी क्लास रही थी उसमें हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है आइसोस्टेसी या समस्थिति। तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई और हमने एरी को पढ़ा। एरी इस संबंध में क्या विचार व्यक्त करता है, वहां तक मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। कहा गया है आइसोस्टेसी simply means a mechanical stability between the upstanding parts and lowering basins on a rotating earth। यानी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, झील, समुद्र इत्यादि में भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहा जाता है। इस आइसोस्टेसिस शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि यह आइसोस्टेसिस शब्द ग्रीक वर्ड आइसोस्टेशियस से लिया गया है, जिसका अर्थ समस्थिति होता है। अगर बात करें कि इस शब्द या इस संबंध में सबसे पहला जो विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो हम डटन महोदय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डटन कहता है कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा और जो नीचे धसे हुए भाग है उनका घनत्व यानी डेंसिटी अधिक होगा, तभी सभी का भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। और जिस रेखा के सहारे ये सभी जो स्ट्रक्चर्स है उनका भार एक समान होता है, उसे उन्होंने सम दबाव तल लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर या समतोल तल आइसोस्टैटिक लेवल या क्षतिपूर्ति तल लेवल ऑफ कंपेंसेशन कहा। इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ड या जो भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया, तो 1859 में इस शब्द का प्रयोग हो गया था। अब ये शब्द जो प्रयोग किया गया वो किस प्रकार से किया गया कि जिसमें भूपटल के विभिन्न खंड जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, सागर की तली इत्यादि की अलग अलग ऊंचाई होते हुए भी वे घूमती हुई पृथ्वी पर कैसे संतुलित है, उसे ही भू संतुलन कहा जाता है। शुरुआत कहां से होती है, तो भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में एक भू सर्वेक्षण 1859 में किया गया। 1859 में ही इस बात की शुरुआत हो जाती है। डटन ने जो शब्द दिया वो लगभग 1889 में इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1859 से ही मानी जाती है। उस समय एक जियोडिक सर्वे चल रहा था, भू सर्वेक्षण चल रहा था। तो उस समय कल्याण तथा कल्याणपुर दो स्थान है, उसका अक्षांश माप लिया जा रहा था। त्रिभुजीकरण विधि तथा खगोलीय विधि एस्ट्रोनॉमिकल मेथड, तो दोनों की मापों में जो अंतर आया वो 5.236 5.236 का फर्क आया। उस समय कल्याण हिमालय से मात्र 60 माइल्स दूर था। जब पूछा गया कि इस प्रकार का कारण क्या था कि इतना अंतर आया, तो कहा गया कि हिमालय जो निकट था वो अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था, लेकिन प्राट कहते थे कि ये 5.236 न होकर
15.885 होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा आकर्षित करना चाहिए। यानी हिमालय में अगर हिमालय का घनत्व 2.75 मान लिया जाए तो उसको इस पेंडुलम को और अधिक खींचना चाहिए था। तो इसके लिए कुछ निष्कर्ष निकाले गए कि हिमालय एक खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले हैं। पर्वत का भार अथवा घनत्व की बात करें तो वो कम होगा, इस कारण ही ये माप में अंतर आया। तो यही से शुरुआत होती है भू संतुलन सिद्धांत की। उसके बाद ये माना गया कि जो भाग जितना बड़ा होगा, जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। यानी बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, जो भाग जितना बड़ा होगा घनत्व उतना ही कम होगा। रिपीट कर रहा हूं, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, तथा जितना छोटा भाग होगा उतना ही अधिक घनत्व होगा। स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी, यानी जो स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स है या जो क्षेत्र है, जैसे कि हम सागरीय तली की बात कर रहे हैं, तो वो दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन उसकी डेंसिटी काफी अधिक या काफी ग्रेटर पाई जाती है। तो इसी प्रकार से इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और इस सिद्धांत में सबसे पहला जो मत प्रस्तुत किया गया था वो था जॉर्ज एरी। जॉर्ज एरी कहते हैं कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट यानी जो भूप्रपटी है वह अधिक घनत्व वाले सब स्ट्रेटम अध स्तर पर तैर रही है। यानी उन्होंने कहा कि जो सियाल है, सबसे बाहरी जो परत है सियाल, सियाल सिलिका तथा एल्यूमिनियम से बनी हुई सबसे ऊपरी या पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, वह सीमा यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी परत सीमा पर तैर रही। इस प्रकार उन्होंने बताया कि हिमालय जो है, जो सियाल का बना हुआ है, वह पिघले हुए मैग्मा में तैर रहा है। जिस प्रकार से एक नाव पानी में तैरती है तो उसका अधिकांश भाग जो होता है वो जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार से हिमालय भी पिघले हुए लावे के ऊपर तैर रहा है। इसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे एक बर्फ का टुकड़ा, जिसे आइसबर्ग कहा जाता है, तो आइसबर्ग जिस प्रकार से पानी में तैरता है तो उसका एक भाग यानी उसको अगर 100% में अगर डिवाइड कर ले, तो अगर किसी नाव को अपना 10% जो भाग है वो बाहर रखना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसका 90% जो भाग है वो जल के अंदर रहेगा। यानी अगर मान लीजिए ये सी लेवल है और सी लेवल के ऊपर अगर कोई जहाज तैर रही है, मान लीजिए ये कोई जहाज है और वह तैर रही है, तो उसका 10% हिस्सा अगर पानी के बाहर है तो उसका 90% जो हिस्सा रहेगा वो पानी के अंदर रहेगा। इसी प्रकार से ही वो संतुलन बनाए रख सकती है। तो पर्वतों के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि हिमालय अगर धरातल पर जितना, जैसे कि हिमालय को हमने कल पढ़ा था कि 8,800 और 48 मीटर की ऊंचाई रखती है माउंट एवरेस्ट, यानी ये हिमालय का कितना है, 10% ही है। इसका अर्थ क्या हुआ
कि अगर ये तैर रहा है तो इसका 90% जो हिस्सा रहेगा वो धरातल के अंदर रहेगा। यानी अगर एक 10% अगर हिस्सा बाहर है तो 90% जो हिस्सा है वो पृथ्वी के अंदर तैर रहा होगा। तो इस प्रकार से अगर गणना करें तो इस प्रकार से उन्होंने जो ये सिद्धांत दिया, तो इस आधार पर उसे तैराव का नियम भी कहा जाता है, इस नियम को, या लॉ ऑफ फ्लोएशन भी कहा जाता है। तो अगर इसे हम मान भी लें कि अगर 9 गुना भाग धरती के अंदर रहेगा, तो हिमालय की जो जड़ होगी वो लगभग 80,000 मीटर के आसपास होगी। तो 80,000 मीटर के आसपास होगी। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि इतनी गहराई पर कोई भी भाग अपने आप को ठोस अवस्था में किस प्रकार से रख सकता है, वहां पर सारे पदार्थ गल गए होंगे। इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक प्रयोग किया कि उन्होंने पानी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों या बर्फ के टुकड़ों से उन्होंने इसकी संज्ञा दी कि जो भाग जितना अधिक गहराई तक ऊंचा भाग है वो उतना ही अधिक गहराई तक फैला हुआ है। इसको हम इस उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि उसने लकड़ी के समान घनत्व वाले टुकड़े लिए। अब लकड़ी के सभी एक ही प्रकार की लकड़ी थी, तो इसका घनत्व हम एक मान लें कि सभी लकड़ी के टुकड़ों का जो डेंसिटी है वो इक्वल है, और उसको पानी से भरे हुए एक बर्तन में इन्होंने डुबाया और देखा कि जो जितना लंबा था, डेंसिटी बराबर है, लंबाई की बात नहीं कर रहा वो, लंबाई अलग अलग है लेकिन घनत्व समान है। तो उन्होंने देखा कि जो भाग ज्यादा लंबा था वो अधिक गहराई तक पानी के अंदर डूबा हुआ था। इससे उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी स्तंभों का घनत्व बराबर होता है लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस, सभी स्तंभों का घनत्व बराबर होता है लेकिन गहराई में परिवर्तन होता है। अर्थात कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न जो स्ट्रक्चर्स है, चाहे पर्वत है, चाहे पठार है, चाहे मैदान है, या चाहे समुद्र की तली है, वे सभी एक घनत्व रखते हैं। यानी उन सब का घनत्व क्या है, समान है, लेकिन उनकी गहराई जो है वो अलग अलग पाई जाती है। तो यहाँ पर लोहे के टुकड़े का भी प्रयोग लिया जा सकता है, लकड़ी का भी ले सकता है। उन्होंने एक और प्रयोग किया, उसमें लोहे के अलग अलग आकार के और अलग अलग लंबाई के टुकड़े लिए जिसका घनत्व एक समान था, और पारे से भरे हुए एक पात्र, एक बेसिन में उसे डुबो दिया, और उन्होंने देखा कि जो टुकड़े थे अपने आकार के अनुसार अलग अलग गहराई तक डूबते गए। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, यानी जो पर्वत होते हैं, वो काफी गहराई तक अपनी जड़ रखते हैं। इसको किस प्रकार से उन्होंने समझाया, आगे चलते हैं। एरी का मानना है कि पर्वतों की जड़ होती है। विभिन्न ऊंचाई वाले समान घनत्व के स्तंभ असमान गहराई में प्रवेश कर संतुलन की दशा को प्राप्त करता है, यानी बैलेंस रखते हैं। कैसे बैलेंस रखते हैं, जो ज्यादा लंबा है वो अधिक गहराई तक जाएगा, जो कम लंबा है वो कम गहराई तक जाएगा, लेकिन सभी का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की, क्योंकि इनका जो ये सिद्धांत था ये तैराव के नियम के अनुसार था कि सब तैर रहे हैं। अब तैर कौन रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो सियाल है वह सीमा के ऊपर तैर रहा है। सियाल एक नाव के समान है और जो सीमा है वह पानी के समान है। सियाल जिससे हमारे महाद्वीप बने हैं, और सीमा जिससे हमारा पाताल बना हुआ है, या फिर जो मैग्मा जहां से निकलता है, लावा जहां से निकलता है, वो भाग कहलाता है हमारा सीमा। तो सियाल सीमा पर तैर रहा है। सारांश के रूप में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एरी क्या कहना चाहते हैं। एरी कहते हैं कि जो सभी स्तंभ होते हैं जो
पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, इन तीन का ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो सभी जो पदार्थ है वो उनका जो डेंसिटी है वो इक्वल है, लेकिन उनकी जो गहराई है, यानी जमीन में वो कितने गड़े हुए हैं, वह अलग अलग है। यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस की बात एरी कहते हैं। अब इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना ये लकड़ी का या लोहे के टुकड़ों का एक उदाहरण दिया। लकड़ी के टुकड़े जिनका एक समान घनत्व था, लंबाई अलग अलग थी, या लोहे के टुकड़े जिनका घनत्व समान था और उनकी डेंसिटी अलग अलग थी। उनको, लकड़ी के टुकड़ों को पानी में डुबाया, लोहे के टुकड़ों को उन्होंने पारे के भरे हुए बर्तन में डुबाया और देखा कि जो जितना लंबा था उतनी ही गहराई तक वो डूबा हुआ था। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया कि अलग अलग ऊंचाई वाले जो घनत्व अलग अलग ऊंचाई वाले जो स्तंभ हैं, उन सभी का घनत्व समान होता है, लेकिन उनकी गहराई में फर्क होता है, इसी कारण वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं। ये था जॉर्ज एरी का मत। यहां तक आशा करता हूं समझ में आएगा, होना चाहिए। तो कल्याण तथा कल्याणपुर का जो अंतर था वो थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन कम आया। इस आधार पर उन्होंने बताया कि पहाड़ों का जो घनत्व होता है वो पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है, और मैदानों का जो घनत्व होता है वो समुद्र तली से कम होता है। यानी सबसे अधिक जो घनत्व पाया जाता है वह पाया जाता है पहाड़ों का, उससे कम पाया जाता है पठारों का, उससे कम घनत्व पाया जाता है मैदानों का, और उससे कम घनत्व पाया जाता है, वो पाया जाता है समुद्र की तली का। इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि जो ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। इन्होंने बात अलग की। जो एरी कहते थे कि सभी जो पदार्थ है, जो स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी का घनत्व अलग अलग होता है, लेकिन ऊंचाई में अंतर होता है। टाट क्या कहते हैं कि जो जितना ऊंचा है, जो भाग जितना ऊंचा है उसका उतना ही ज्यादा घनत्व पाया जाता है। ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा संबंध पाया जाता है। वो कहते हैं कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लेवल ऑफ कंपेंसेशन होता है, उसके ऊपर जो रहता है घनत्व में अंतर पाया जाता है। टाट कहते हैं घनत्व अलग अलग होता है, और एरी कहते हैं कि घनत्व समान होता है। टाट कहते हैं कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है। क्षतिपूर्ति तल का अर्थ होता है कि जैसे कि इस चित्र में देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षतिपूर्ति, लेवल ऑफ कंपनसेशन, यानी धरातल के नीचे पहुंचकर एक ऐसा स्थान आता है वहां पर कोई भी पदार्थ चाहे कितना भी मोटा हो या कितना भी छोटा हो, उस सभी का जो घनत्व है बराबर पाया जाता है, लेकिन बाहर की तरफ फर्क पाया जाता है। जैसे शीशे का घनत्व कम, शीशे से लोहे का कुछ अलग, एंटीमनी का अलग, और जस्ते का कुछ अलग। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया है कि, वापस रिपीट करता हूं, ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर ये घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उससे नीचे सभी का घनत्व बराबर होता है। सभी का घनत्व जैसे कि मान लेते हैं, इसका जो घनत्व है वो मान लेते हैं, मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3, और यहाँ पर लिख देता हूँ 4। ठीक है, सबका घनत्व मैंने अलग अलग कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि इसकी जो ये लाइन होती है, एक क्षतिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपेंसेशन होता है, उसके नीचे यहाँ पर इन सब का घनत्व एक समान रहता है। यानी ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी एक है। इस लेवल के ऊपर सबका घनत्व अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस लेवल के नीचे सबका घनत्व एक समान होता है। समझ गए? इस प्रकार से उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म डेप्थ
with varying density, uniform depth with varying density का सिद्धांत उन्होंने दिया। अब समझ लेते हैं कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तली की चट्टानों से कम है। अर्थात ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध है। जो जितना ज्यादा अधिक घनत्व रखता है उसका कह सकते हैं ऊंचाई आपको कम देखने को मिल सकती है। जो स्तंभ जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जो स्तंभ जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। अर्थात ऊंचा स्तंभ घनत्व कम, नीचा स्तंभ घनत्व अधिक। जो जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व इस प्रकार से बदलता रहता है। वो कहते हैं कि विभिन्न स्तंभों का भार एक संतुलन रेखा यानी लेवल ऑफ कंपेंसेशन, सती पूरक जो स्तर लिखा हुआ है वो के पर बराबर होगा। वो कहते हैं कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लॉ ऑफ कंपेंसेशन में ये विश्वास करते हैं, जिसके नीचे सभी का घनत्व एक समान होता है। ऊंचे स्तंभों का घनत्व कम तथा छोटे स्तंभों का घनत्व अधिक होने के कारण संतुलन बनी रहती है। मेनली फर्क एक ही ध्यान रखना है आपको कि एरी कहता है कि सभी का घनत्व समान रहता है, लेकिन टाट कहते हैं कि घनत्व में अंतर होता है। जहां एरी के अनुसार स्तंभों का घनत्व बराबर होता है लेकिन उनकी गहराई में अंतर होता है, वहीं प्राट कहते हैं कि गहराई समान होती है परंतु घनत्व में अंतर होता है। प्राट और एरी के मॉडल को हम यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो कंपेंसेशन लेवल है उसके नीचे सभी बराबर, जो जितना ऊंचा है उसकी डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, जो सबसे नीचा भाग है ये वाला उसकी डेंसिटी सबसे अधिक है। एरी क्या कहते हैं कि आपके जो सबसे पहला मॉडल कि जो जितना ज्यादा ऊंचा है, अगर वो 10% अपना हिस्सा बाहर रख रहा है तो उसका 90% जो हिस्सा रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा। तो ये जो सी लेवल है उससे नीचे अलग अलग गहराई रखते हैं, तो दिखने में कह सकते हैं कि ये जो इसका घनत्व सबसे अधिक है, लेकिन क्योंकि ये इतना ही गहराई में अपने आप को बैलेंस रखता है, तो इनका जो डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, इसका डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन कहाँ आ जाता है, यहाँ पर। इस रेखा के सारे सभी का घनत्व बराबर, इससे नीचे सभी का बराबर और इनके यहाँ पर सभी का घनत्व बराबर आता है। तो इस प्रकार से बेसिकली आपके दोनों में ये अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हिस्कैनन नाम के एक व्यक्ति थे। यहां तक समझ गए होंगे, यानी प्राट का इतना याद रखना है कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। ऊंचा स्तंभ घनत्व कम, नीचा स्तंभ घनत्व अधिक। हिस्कैनन की बात करते हैं, एक नए व्यक्ति हैं। मेनली आपके दो ही थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, प्राट और एरी का। ये थोड़ी सी सब पार्ट्स हैं उसके, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। हिस्कैनन जो कहते हैं, इन्होंने क्या किया कि 1933 में प्राट और एरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया उनको मिलाकर अपना एक नया कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। दोनों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार किया और उनके अनुसार उन्होंने बताया कि अगर हम बात करें, जैसे कि एरी ने कहा था कि जो ऊपर के जो स्तंभ होते हैं, पर्वत पठार मैदान, उनकी ऊंचाई में अंतर होता है लेकिन घनत्व समान होता है। आर्ट कहते थे कि विभिन्न जो भू स्तंभ है, पर्वत पठार मैदान, उनके घनत्व में अंतर होता है लेकिन ऊंचाई और घनत्व में विलोम संबंध होता है। अब हिस्कैनन क्या कहता है, वो कहता है कि सागर तल पर मीन सी लेवल जो है उस पर पर्वतों का घनत्व 2.76, ऊंचाई पर स्थित पर्वतों का 2.7। इस प्रकार से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया। इसको साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो कम ऊंचे घनत्व होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, जो दिखने में कम ऊंचे लगते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, और जो अधिक ऊंचे स्तंभ होते हैं उनका घनत्व कम होता है।
और इस तरह एक ही भूस्तंभ के ऊपरी भागों में घनत्व तो रहता है कम और निचले भागों में घनत्व रहता है अधिक। कैसे कि भूस्तंभ का घनत्व अधिक व अधिक ऊंचे भूस्तंभ का घनत्व जो होता है कम होता है। इस प्रकार एक ही भूस्तंभ के ऊपरी भागों में तो रहता है घनत्व कम तथा निचले भागों में रहता है घनत्व अधिक। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि हमने पर्वत बनाया, तो ये जो पर्वत है, तो इस पर्वत के ऊपरी भागों में यहाँ पर तो क्या पाया जाता है, घनत्व कम पाया जाता है, और इसी पहाड़ के निचले भागों में घनत्व अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं, ऐसा हिस्कैनन कहते हैं। नेक्स्ट है हैफोर्ड एवं बोवी। हैफोर्ड एंड बोवी ने समर्थन किया एलन प्राट का। जो प्राट का कॉन्सेप्ट था, उस प्राट के कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने फॉलो किया। प्राट क्या कहते हैं कि जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी का जो डेंसिटी है वो क्या रहता है, अलग अलग। क्योंकि एरी कहता है कि डेंसिटी समान होता है, प्राट कहते हैं कि घनत्व अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राट से मिलते जुलते मत का प्रतिपादन किया और कहते हैं कि भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान है। यानी क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो आपको अलग अलग घनत्व के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, लेकिन धरातल से कुछ गहराई पर जाने के बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है जिसे ये कहता है समतोल तल, लेवल ऑफ कंपेंसेशन। ठीक है, तो ऐसा समतोल तल आता है जिसके ऊपर तो घनत्व में अंतर होता है, लेकिन उससे नीचे घनत्व समान होता है। ये प्राट भी यही बात कहता है कि एक ऐसा लेवल ऑफ कंपेंसेशन है जिसके ऊपर वाले भागों में जो डेंसिटी है वो अलग पाई जाएगी और नीचे वाले भागों में डेंसिटी जो रहे वो एक समान रहेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्षतिपूर्ति रेखा या समतोल या समभार तल की जो गहराई बताई है वो 100 किलोमीटर की गहराई पर बताया है कि इतनी गहराई तक इनका जो फर्क आता है कि पर्वत का भार अलग है या पठार का अलग है, लेकिन इस लेवल के बाद सभी का जो भार है वो इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं जॉली। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं को क्लियर कर देता है। उन्होंने 1925 में अपना ये सिद्धांत दिया, 1925 में अपने ये सिद्धांत दिया और इन्होंने हैफोर्ड और बोवी ने जो मत दिया उसका खंडन किया। अब हैफोर्ड और बोवी क्या कहता है कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व बदलता है लेकिन उसके नीचे घनत्व समान रहता है। लेकिन उसके स्थान पर जॉली क्या कहता है कि व्यवहार में ऐसा कोई तल निश्चित नहीं हो सकता कि भाई 100 किलोमीटर नीचे जाओगे वहां पर आपको ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां पर डेंसिटी में फर्क आएगा। तो जॉली इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर ऐसी कई अव्यवस्थाएं चलती है जिससे कोई एक तल वहां पर फिक्स नहीं रह सकता। इसलिए वहां पर कोई क्षतिपूर्ति तल नहीं है क्योंकि वहां पर वह तल नष्ट हो सकता है ज्वालामुखी के कारण, भूकंप के कारण। तो वो इस स्थान पर क्या कहते हैं कि समान घनत्व वाले क्षेत्रों के नीचे एक 10 मील मोटी परत होती है। एक ऐसी परत होती है जो 10 मील मोटी होती है जिसे कंपेंसेशन जोन कहा है, क्षतिपूर्ति, जिसमें घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। अब इसको किस प्रकार से स्पष्ट कहा है कि 10 मील मोटी जो परत होती है वहां पर ही आपके जिसे जोन ऑफ कंपनसेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको स्पष्ट करते हुए कहा है, 1925 में प्रस्तुत किया, एरी की जड़ संकल्पना यानी जो तैराव का नियम या पर्वत अपने नीचे बहुत बड़ी जड़ रखते हैं जो उसके बाहर निकले हुए भाग का लगभग 90%, अगर 10% बाहर है तो 90% धरातल के अंदर रहेगा, उस बात का समर्थन करते हैं। जॉली ने कहा है कि क्षतिपूर्ति तल जो होता है वो एक 10 मील मोटी, लगभग 16 किलोमीटर मोटी एक परत होती है जिसे क्षतिपूर्ति मंडल, जॉन ऑफ कंपेंसेशन माना। इस मत के अनुसार हल्के जो पदार्थ होते हैं जो सियाल के बने हुए होते हैं उसका औसत घनत्व 2.87 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूगर्भ जो है, जो इंटीरियर पार्ट है वो सीमा का बना हुआ है यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम का बना है, उसका घनत्व अधिक होता है। और
उसके ऊपर जो सीमा है वो सीमा के ऊपर जो सियाल है वो प्लावी हिम यानी आइसबर्ग की तरह तैर रहा है। तो आइसबर्ग कैसे तैरता है कि उसको 10% अगर हिस्सा या 1% हिस्सा अगर बाहर रखना है तो 9% 9 जो हिस्से होते हैं वो पानी के अंदर रखने पड़ेंगे, तभी वो तैर पाएगा। तो इस प्रकार से जो एरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हैं जॉली। नेक्स्ट है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स कहते हैं ये भी जॉर्ज एरी से मिलती जुलती कॉन्सेप्ट्स को रखते हैं कि जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं वो हल्के पदार्थों से बने हैं और उसकी बहुत गहराई तक जड़ पाई जाती है, घनत्व इनका काफी कम पाया जाता है। तो उन्होंने अपने भूकंपीय लहरों और भूकंप विज्ञान का जो अध्ययन था उसके आधार पर उन्होंने पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतों का पता लगाया और अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऊंचे उठे भाग इसलिए स्थित है या स्थिर है क्योंकि उनके नीचे तक कम गहराई वाला या कम घनत्व वाला हल्का पदार्थ पाया जाता है। निचले भागों में यानी पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस सिद्धांत को एक सिद्धांत न मानकर तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया और इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्वतों की संरचना, महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्री नितल और महाद्वीपीय खंडों के ऊपर उठने, नीचे गिरने, ये कॉन्सेप्ट आगे आएंगे, उनके बारे में सहायता मिलती है। इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि जैसे भी कोई, जैसे बैलेंस कैसे बना रहता है कि मान लीजिए कोई पर्वत ऐसे बाहर निकलता है जमीन से, ठीक है, इस प्रकार से कोई ऊपर की तरफ पदार्थ उठता है तो वहां पर उसका अनाच्छादन, अनाच्छादन यानी डेनुडेशन की प्रोसेस होती है। डेनुडेशन में आपके उसका वेदरिंग शामिल किया जाता है, उसकी इरोजन की जो प्रोसेस है वो शामिल की जाती है और उसका जो डिपोजिशन है वो कार्य शामिल किया जाता है। तो ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजनल कुछ पदार्थ यहाँ से टूटेंगे और टूटने के बाद वह यहाँ से ट्रांसफर किए जाएंगे। ट्रांसफर करने के बाद वो सारे के सारे पदार्थ नदियों के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिए जाएंगे? सागर की तली में। तो सागर की तली में ये जमा कर रहे हैं, यानी यहाँ से मान लीजिए 1 किलो वजन कम हो रहा है, ठीक है, पहाड़ से 1 किलो वजन उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि पहाड़ 1 किलो कट गया और वो 1 किलो कटा हुआ जो पदार्थ है वो सागर की तली में यहाँ पर डिपोजिट कर लिया गया। तो यहाँ पर उसका वजन कम हुआ है, यहाँ पर इसका वजन बढ़ गया। तो जो डिपोजिशन होगा उससे क्या होगा? सबडक्शन होगा, अवतलन होगा। अवतलन होने के बाद ये बना हुआ सियाल का जो महाद्वीपीय भाग है और जो लिक्विड फॉर्म में है जिसे कहा जाता है सीमा, तो ये जो पदार्थ है वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा और सीमा का जो क्षेत्र है उसमें फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद ये पदार्थ वापस इस पर्वत को उतना ही उठा देगा बाहर, यानी 10 किलो वापस, जो 1 किलो पदार्थ यहाँ से गायब हुए तो वो वापस घूमते हुए वापस उस पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर अगर पर्वत कम हो गया है तो वो 1 सेंटीमीटर कम होने के लिए जो पदार्थ यहाँ से हटाए गए डेनुडेशन के कारण, वो पदार्थ यहाँ पर डिपोजिट हुए। डिपोजिट होने के बाद सीमा में पहुंचे जो लिक्विड फॉर्म में है जिसमें लावा पाया जाता है, जिसे अधः स्तर या सब स्ट्रेटम कहा जाता है। वहां से ये पदार्थ फ्लो हुए और फ्लो होने के बाद पर्वत के नीचे वापस लग जाते हैं और पुनः इसे उठा देते हैं। इस प्रकार से बैलेंस बना रहता है, यानी जितना पदार्थ वहां से कम हुआ उतना ही पदार्थ वहां पर वापस पहुंच गया। इस प्रकार से जो बैलेंस है वो बना रहता है और यही पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपके आइसोस्टेसी का, जिसे सम स्थिति कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ये कुछ नोट्स हैं, जैसे कि हम वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेकंड ईयर वाले आगे हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्थित क्षेत्र हैं पर्वत पठार, उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्थिर बने रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? भूसंतुलन कहते हैं। आइसोस्टेसिस शब्द जिसका अर्थ होता है समस्थिति से, ये ग्रीक वर्ड है। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डटन ने 1889 में किया, लेकिन इसकी शुरुआत 1859 में
जो जॉर्ज एवरेस्ट जो सर्वेयर जनरल थे भारत, उनके समय हो चुकी थी। एरी क्या कहते हैं कि जो क्रस्ट जो सियाल है वो अध स्तर यानी सब स्ट्रेटम जिसे सीमा कहा जाता है पर तैर रहा है। जो भाग जितना अधिक ऊंचा उठा हुआ है उतनी ही गहराई तक, तथा जो कम ऊंचे भाग है वो कम गहराई तक अंदर की तरफ गहराई तक प्रविष्ट है। विभिन्न ऊंचाई वाले जो समान घनत्व के जो स्तंभ है वह असमान गहराई तक डूबे हुए हैं और इसी कारण संतुलन बनाए रखते हैं, ऐसा एरी कहते हैं। इस कारण इसको प्लवन का नियम, लॉ ऑफ फ्लोएशन भी कहते हैं। प्राट क्या कहता है कि ऊंचाई तथा घनत्व में विपरीत संबंध होता है। जो स्तंभ जितना ज्यादा ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम है, और जो स्तंभ नीचा है उसका घनत्व बहुत अधिक है। यानी पर्वतों का घनत्व कम है, पठारों का उससे कम, मैदानों का उससे कम, सॉरी हाँ उससे अधिक। सबसे कम जो है वो पर्वतों का, उससे अधिक जो घनत्व है वो मिलेगा पठारों का, मैदानों का घनत्व उससे भी कम अधिक। और जो सब सागर की जो तली है उसका घनत्व जो दिखने में काफी छोटा है लेकिन उसका घनत्व सबसे अधिक होगा। जो बैलेंस लाइन है वहां पर सभी स्तंभों का घनत्व बराबर है, लेवल ऑफ कंपनसेशन है वहां पर सबका घनत्व बराबर है। क्षतिपूर्ति तल में ये विश्वास करते हैं कि गहराई समान होती है लेकिन घनत्व में अंतर पाया जाता है। हिस्केनन क्या कहते हैं 1933 में, एक ही भूस्तंभ के ऊपरी भागों में घनत्व कम होता है, निचले भागों में घनत्व अधिक होता है। हैफोर्ड और बॉबी क्या कहता है कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है जो 100 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। जोली कहते हैं कि एक क्षतिपूर्ति मंडल होता है जो 10 मील मोटी परत के रूप में वहां पर पाया जाता है। आर्थर होम्स एरी के मत का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा होता है।